नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल विक्ट्री ज्ञान पर। बफे एंड ग्राहम से सीखें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, पार्ट 2। नंबर 5, अच्छे निवेश की खूबियां। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनसे अच्छे निवेश की हमें पहचान हो सकती है। पहली बात जो वॉरेन बफे आपसे कहना चाहेंगे वह यह है कि शेयर को किसी व्यवसाय में अपना आंशिक हित समझे, कागज का एक टुकड़ा मात्र नहीं। इसलिए वे आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि आप केवल शेयर के बारे में ही जानकारी को नहीं देखें बल्कि उससे जुड़े व्यवसाय को भी देखें। अगर आप एकल रूप में देखें तो किसी शेयर का मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन वह समग्र रूप से जिस व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो किसी शेयर का भी अधिक सरलता से मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद आप व्यापार के कुल मूल्य को कंपनी द्वारा जारी कुल शेयरों की संख्या से भाग देकर सरलता से हर शेयर का मूल्य निकाल सकते हैं। हालांकि इसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह सरल निर्देशक सिद्धांत ऐसा मूलभूत ढांचा है जो आपके निवेश विश्लेषण में बहुत सुधार कर सकता है। और शेयर बाजार में नियमित निवेश करने वाले लोग जो गलतियां करते हैं आपको उनसे बचना चाहिए। सुरक्षा की गुंजाइश। व्यक्तिगत व्यापार और शेयरों के विश्लेषण के लिए बेंजामिन ग्राहम ने एक सरल और मुख्य आवश्यकता बताई है। क्योंकि भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं और बाजार में उतार चढ़ाव आना तय है, इसलिए किसी भी निवेश में सुरक्षा की अच्छी गुंजाइश रखनी चाहिए ताकि अनिश्चितता की भरपाई हो सके। सुरक्षा की गुंजाइश का अर्थ यह है कि कोई समझदार निवेशक जिस मूल्य को उचित समझता हो, अदा किया गया मूल्य उससे कम हो। उचित मूल्य और अदा किए गए मूल्य का यह अंतर कठिन समय में सुरक्षा का काम करता है। सबसे बुरे समय में भी यह हानि की आशंकाओं को कम कर देगा तथा सर्वोत्तम समय में यह उच्च लाभ देगा। ग्राहम का तर्क था कि इस तरह की सुरक्षा की गुंजाइश रखकर हम सफलतापूर्वक निवेश कर सकते हैं। इस तरह के अवसर भी, जैसा कि लोग समझते हैं, उससे कहीं अधिक आते हैं। उनके और वॉरेन बफे के निवेश के रिकॉर्ड इस तथ्य को साबित करते हैं। दृढ़ मानसिकता। पिछले साल विश्व आर्थिक मंच द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में मैंने अपने पिता का भाषण सुना। इन्होंने कहा, जब शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में मतकय नहीं हो, सामान्यतः बॉन्ड बाजार सही होते हैं। मैंने बाद में उनसे पूछा कि इसका क्या अर्थ है। उन्होंने विश्लेषण करते हुए बताया कि बॉन्ड बाजार में किसी बॉन्ड के सुरक्षित होने और जोखिम को लेकर बहुत बड़े परीक्षण होते हैं। बॉन्ड का मूल्य गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि शेयर में इस तरह मानकों और अनुशासन का पालन नहीं किया जाता। शेयर बाजार देखने में बड़े वैज्ञानिक तरीके से भावी कमाई की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि उनके पास ऐसा सही भविष्यवाणी करने की कोई प्रामाणिक दक्षता नहीं होती। फलस्वरूप कई मदे जिनको लोग तथ्य समझते हैं दरअसल राय ही होती है। अतः निष्कर्ष और मूल्यांकन काफी हद तक मनमाने और बाजार धारणा से प्रभावित होते हैं, न कि किसी ठोस साक्ष्य से। बॉन्ड बाजार में विश्लेषण कहीं अधिक कठोर, तथ्य आधारित और पूर्व प्रदर्शन पर आधारित होता है। हालांकि बॉन्ड बाजार में भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी संभावना कम होती है और वे छोटी होती हैं। मनमाना शब्द एक बार और बेंजामिन ग्राहम के इस विवरण में आया कि किस तरह शेयर बाजार बॉन्ड बाजार की तुलना में शेयर का मूल्य निर्धारण करते हैं और किस तरह बॉन्ड बाजार अधिक वैज्ञानिक होता है। मेरी राय में बॉन्ड बाजार की तरह की दृढ़ मानसिकता अपनाना शेयर बाजार के लिए बेहतर होगा। मोल भाव की तलाश। निवेश के बारे में बेंजामिन ग्राहम का केंद्रित और संकीर्ण दृष्टिकोण था। संभवतः यह दृष्टिकोण उनके सक्रिय दिनों की बाजार की परिस्थितियों के कारण बना। उनकी दृष्टि में अक्सर ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका मूल्यांकन उनकी कार्यशील पूंजी या उसके पास नकदी और उसके निवेश के पोर्टफोलियो के योग से कम होता है। ये अचूक सौदे होते हैं। बर्कशायर हैथवे इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि बफे ने ग्राहम की शिक्षा का कैसे उपयोग किया। इसे हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन कई और भी थे। बफे ने आरंभिक दिनों में सैनबोर्न मैप कंपनी में निवेश किया था, जिसे उन्होंने $45 प्रति शेयर के भाव पर खरीदा था।
आप माने या ना माने, कंपनी का एक निवेश पोर्टफोलियो था जिसका मूल्य $65 प्रति शेयर था। इसका अर्थ यह था कि अगर आप पूरी कंपनी खरीद लें और उसके अस्थायी निवेश को बेच डालें तो आपने कंपनी के लिए जो कीमत अदा की है उससे अधिक मुनाफा कमा लेंगे। इतना ही नहीं, बचा हुआ लाभदायक मानचित्रों का व्यापार भी मुफ्त मिलेगा। एक बढ़िया सौदा। बेशक, तो क्या बाजार मूर्ख है? जी हाँ, जब बाजार की स्थितियां कठिन हो तो ऐसे अवसर खूब मिलते हैं, लेकिन बाजार की सामान्य स्थितियों में भी यह संभव है। क्या आप इसमें बड़ी धनराशि लगा सकते हैं? जी हाँ, वॉरेन बफे ने ऐसा करके अरबों डॉलर कमाए हैं। क्या ऐसे अवसर इतने आकर्षक हो सकते हैं कि सच न हो? नहीं, बशर्ते आप सब चीजों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करें। क्या ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा करनी चाहिए? जरूर। मेरे चाचा चैतन्य डालमिया ने यहाँ भारत में ही ऐसे अवसर ढूंढ निकाले हैं। वर्ष 2003 के अंतिम महीनों में रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक का बाजार मूल्य $5 करोड़ था। वह 40% खाता मूल्य पर 4 के अनुपात से प्राइस टू अर्निंग पीई पर कारोबार कर रही थी। इसका कर्ज और इक्विटी का अनुपात 0.8 था, जो उपयुक्त था। इसका खाता मूल्य भी कम कर दिखाया गया था। बात यह थी कि यदि पीरसिमन तथा अन्य नियामकीय मुद्दों के कारण इसकी बहुत सी परिसंपत्तियां जमीन न होकर उन संबद्ध कंपनियों को दी गई अग्रिम राशियों में थी जिनके पास भूमि का स्वामित्व था, और इसका जो अंतिम मूल्य बढ़ता उसका लाभ यूनिटेक को होता। हालांकि यही कई शेयर धारक संशय में पड़ सकते थे। चैतन्य डालमिया ने उसमें अच्छा सौदा देखा जहां दूसरों को संभवतः सब कुछ गाइड मड लग रहा था। उन्होंने कंपनी की 2% से अधिक हिस्सेदारी खरीद ली थी। अगले 5 वर्षों में उन शेयरों के दाम 200 गुना बढ़ गए। अगले 4 वर्षों में वे समय समय पर इन्हें बेचते रहे और अपने निवेश का लगभग 20 गुना कमाया। अगर वे वर्ष 2000 तक रुके रहते और अपने शेयरों के साथ अनुगमन करते तो भी 7 वर्षों में निवेश का लगभग 32 गुना कमा लेते। यह निवेश ग्राम की शैली की तरह किया गया था और यह उसके बाद के शेयरों के बड़े लाभ और हानि से निरपेक्ष रहा। आप सोचते होंगे कि इस तरह के सौदे कभी कभार नसीब होते हैं। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन संजय बख्शी ने, जो वित्त के प्रोफेसर, सुरक्षा फंड के प्रबंधक और भारत में वॉरेन बफे के अत्यंत उत्साही अनुयायियों में से हैं, मुझे बताया कि ऐसे अवसर समय समय पर उपलब्ध रहते हैं। जिस प्रकार वर्ष 2003 के अंतिम महीनों में यूनिटेक एक ऐसा सौदा था, वर्ष 2008 के अंतिम महीनों में HTMT सॉल्यूशंस भी वैसा ही था। HTMT भारत से बाहर के लिए कॉल सेंटर के व्यवसाय में है। वर्ष 2008 के अंत में इसका राजस्व $14 करोड़ और 13,000 कर्मचारी थे। इतना ही नहीं, कंपनी की आय पिछले 5 साल से 47% की दर से बढ़ रही थी। उसका परिचालन मार्जिन 41% था। उसके पास $9.4 करोड़ की नकदी थी और किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं था। आप माने या ना माने, उसका बाजार मूल्य उसके पास जो नकदी थी उससे भी कम था। दूसरे शब्दों में, वॉरेन बफे के बर्कशायर हैथवे में निवेश की तरह ही उसका परिचालित व्यापार मुफ्त में मिल रहा था। दूसरा सवाल जो आपके मन में कौंध रहा होगा, जैसा कि मेरे मन में भी आया था, वह यह कि HTMT ऐसी कंपनी है जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं। क्या इस तरह के सौदे सिर्फ अज्ञात कंपनियों में ही मिलते हैं? संजय बख्शी का विश्लेषण इसके विपरीत है। दिल्ली को उसके दक्षिण पूर्वी उपनगर नोएडा से जोड़ने वाले पुल का निर्माण नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने किया। वर्ष 2009 की शुरुआत में इस पर 101,000 कारों की आवाजाही थी। यह पिछले 5 सालों से 25% की दर से बढ़ रही थी। उसकी $1.5 करोड़ प्रति वर्ष की आय थी और संचालन मार्जिन 75% था, क्योंकि संचालन लागत नाम मात्र ही थी। बाजार ने पुल का संचालन और देखरेख करने वाली इस कंपनी की कीमत उसकी आय की 9 गुना आंकी थी। यह उसके खाता मूल्य के लगभग ही थी, लेकिन इस खाता मूल्य में वह 99 एकड़ खाली जमीन शामिल नहीं की गई थी जो कंपनी को दिल्ली और नोएडा नगर प्रशासन से मुफ्त में मिली थी। कंपनी को मुद्रास्फीति की दर के आधार पर चुंगी बढ़ाने का अधिकार था। राजमार्ग पर लगे विज्ञापन पटों से उसे पर्याप्त विज्ञापन आय भी थी। यह अपनी समस्त यातायात क्षमता के 45% पर संचालित थी।
यातायात बढ़ जाने पर होने वाली अतिरिक्त आय कंपनी के लिए शुद्ध लाभ होता। यदि आपने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी में वर्ष 2009 के शुरू में निवेश किया होता तो आज आपने लगभग 50% कमा लिया होता। हालांकि यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक की उपलब्धि से कम रहता। आप सोचेंगे कि बाजार के साथ न चल पाने के बावजूद यह शेयर अच्छा सौदा कैसे था। मैंने संजय बख्शी के साथ एक बार फिर विश्लेषण किया और स्टॉक उपलब्धि से इसकी तुलना की। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हालांकि इसके शेयरों की उपलब्धि पिछले 2 वर्षों में बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन इसके शेयरों के दाम दीर्घ अवधि में इसकी आधारभूत उपलब्धि को परिलक्षित करेंगे। दरअसल ये शेयर आज भी मुनाफे का सौदा है। भविष्यवाणी की समस्याएं। माना कि भविष्यवाणी भी कुछ है। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे आपको बताते हैं कि इन पर न जाएं। एक साथ इतने परिवर्तनशील तत्व लागू रहते हैं कि इस तरह की भविष्यवाणी बेमानी हो जाती है। इस तरह की भविष्यवाणी में छोटी गलतियां भी दीर्घकाल में चक्रवृद्धि दर से बढ़कर मूल्यांकन में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी ने इस साल $100 का मुनाफा कमाया। आपने अनुमान लगाया कि भविष्य में इसका मुनाफा 15% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगा। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक जिनसे निर्मित है, उसकी ऐसी अधिकतर कंपनियों के लाभ की वार्षिक वृद्धि दर अनेक विश्लेषकों की भविष्यवाणी के अनुरूप इतनी होगी। अगर कंपनी की उपलब्धि इस आशा के अनुरूप होती तो 15 वर्षों में इसका मुनाफा बढ़कर लगभग $1815 हो जाएगा। लेकिन मांग की मात्रा, कीमतों, मुद्रास्फीति, मजदूर हड़ताल की संभावना तथा अन्य आए दिन की चुनौतियों की अनिश्चितता के चलते मुनाफे की वृद्धि का 15% से गिरकर 12% हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। वॉरेन बफे जैसा कोई सूझबूझ वाला प्रेषक 12% की स्थिति पर भी अवश्य विचार करेगा। अगर लाभ 12% प्रति वर्ष की दर से बढ़े तो 15 साल में यह लगभग $550 होगा। लाभ की वृद्धि दर में यह छोटा सा अंतर 15 वर्ष में चक्रवृद्धि दर से बढ़ने का अर्थ होगा कि लाभ का स्तर 33% कम होगा, जो साधारण अंतर नहीं। अब इस बात पर विचार करते हैं कि 15 साल में बाजार इस कंपनी का क्या मूल्यांकन करेगा। यदि लाभ पिछले 1.5 दशक में 15% की दर से बढ़ रहा होगा तो यह कहना समुचित होगा कि बाजार कंपनी को 20% कमाई वाली आंकेगी, यानी $16,300। लेकिन अगर पिछले 1.5 दशक में लाभ 15% की दर से बढ़ेगा तो बाजार इसकी कमाई को 15% के गुणकों में आंकेगा, न कि 20% के गुणकों में। 15वें साल में बाजार कंपनी को $8,250 पर रखेगा, यानी पहले वाले मूल्यांकन से लगभग आधे पर। इससे हमें यह पता चलता है कि विश्व में छोटी चीजें बड़ा अंतर ला देती हैं और हम किसी भविष्यवाणी में सभी चीजों का समावेश नहीं कर सकते। फिर भी ये भविष्यवाणियां इतनी आकर्षक होती हैं कि ये हमें विश्वसनीय मानने को विवश कर देती हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण से अंतर्दृष्टियां। भविष्यवाणियों पर निर्भर रहने की बजाय बेंजामिन ग्राहम इतिहास पर एक नज़र डालेंगे, यानी व्यवसाय की पिछली उपलब्धियों पर, ताकि कंपनी का मूल्यांकन कर सकें। वे कंपनी के वित्तीय विवरण का गहन विश्लेषण करेंगे। पिछले 10 वर्षों की वित्तीय स्थिति का अवलोकन कर उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा। यह कंपनी कैसे कारोबार कर रही है, यह कैसा विकास कर रही है, यह किन समस्याओं का सामना कर रही है, भविष्य में इसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहम इसके उत्पादों को कितना पसंद करते हैं, कंपनी में मूल्य निर्धारण शक्ति कितनी है, कंपनी मंदी झेलने में कितनी समर्थ है, इसका प्रबंधन कितना कुशल है। इन सब प्रश्नों के समुचित उत्तर वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालने से मिल जाते हैं, जैसे कि बिक्री के आंकड़ों की प्रवृत्ति, प्राप्तियां और बट्टे खाते, सकल प्रॉफिट मार्जिन, नियोजित कार्यकारी पूंजी और व्यवसाय के आकार का अनुपात, ऋण इक्विटी अनुपात, लाभांश नीति, कंपनी के कमियों द्वारा माल की खरीद बिक्री आदि। बहुत से मुद्दे जिन्हें लोग विश्लेषणात्मक समझते हैं, उनके उत्तर उबाऊ बही खाते तथा वित्तीय सूचनाओं में मिल जाते हैं। किसी कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता का अधिक विश्वसनीयता के साथ निर्धारण इससे हो जाता है कि कितनी बार वह अपने बजट के अनुरूप चलती है और किसी प्रमाणित फॉर्मूले का कितना पालन कर पाती है। उसे देखकर इसका निर्णय कमोबेश विश्वसनीयता से हो सकता है। फलस्वरूप मेरे चाचा चैतन्य डालमिया सार्वजनिक रूप से
बताए गए शेयर के भावों पर निवेश करते हैं वे कभी प्रबंधकों से नहीं मिलते, लेकिन कंपनी की पिछली उपलब्धियों से इसका आकलन अवश्य करते हैं। चैतन्य डालमिया आगे कहते हैं कि प्रबंधन का ध्यान किसी व्यवसाय के निर्माण पर केंद्रित होना चाहिए, न कि शेयर बाजार को संकेत देने पर। जो प्रबंध टीमें निवेशक समुदाय पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, वे संभवतः अपनी कंपनी को जरूरत से अधिक बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा अच्छी प्रबंधक टीमें भी अपनी कंपनी के अच्छे भविष्य के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं, क्योंकि वे सफल होती हैं इसलिए उसकी प्रवृत्ति आशावादी होती है। फलतः वे बाहरी दुनिया से संवाद के दौरान संभावित समस्याओं पर कम ध्यान देती हैं, भले ही उसमें उसका कोई छद्म प्रयोजन न हो। यह किसी निवेशक की राय को प्रभावित कर सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रबंधन ईमानदार है और अपने शेयर धारकों का ध्यान रख रहा है, तो आप इसका पता वित्तीय विवरण से भी लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उसमें बहुत सी पूर्व प्रविष्टियां हैं या साल दर साल के विवरणों में विशेष खर्चे दिखाए गए हैं, तो इसका अर्थ संभवतः यह है कि प्रबंधन टीम संभवतः हिसाब में हेराफेरी कर रही है और निवेशकों के प्रति पारदर्शी नहीं है। इसके अलावा प्रबंधन को दिए जा रहे शेयरों के विकल्प के भाव निरंतर कम किए जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वह शेयर धारकों की कीमत पर पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। प्रबंधकों के साथ आप कितनी भी चर्चा कर लें, तब भी आपको उतनी जानकारी नहीं मिलेगी जितनी कुछ घंटों तक वित्तीय विवरण का अध्ययन करने से मिलेगी। कोई उद्योग कितना आकर्षक है, इसका पता बिक्री में बढ़त और कमाई की स्थिरता को देखकर लगाया जा सकता है। वॉरेन बफे ऐसे उद्योग और व्यवसायों को पसंद करते हैं जिनका संचालन सरल हो, जिनकी प्रौद्योगिकी में कम से कम परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती हो। सन 2000 में शेयर धारकों को लिखे अपने पत्र में, जब नव अर्थव्यवस्था और नव मीडिया बहुत लोकप्रिय शब्द बन चुके थे, वॉरेन बफे ने बड़े गर्व से अपने डालमिया निवेश के बारे में कहा, हमने भावी क्षति का आरंभ ईंट, कालीन, रोदन और रंग रोगन जैसे अधिक लाभदायक उद्योगों में प्रवेश से किया है। अपने रोमांच पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। स्पष्टतः बफे का नव अर्थतंत्र में लाभ कमाने के मंत्र पुरानी दुनिया के उद्योग थे। आज की दुनिया में जब भविष्यवाणी बहुत कठिन है, उबाऊ उद्योग जीवन को आसान बना देते हैं। प्रतिभा के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के इस संसार में अक्सर उबाऊ उद्योगों का संचालन आसान होता है। मालिक की आय और उसका प्रभाव। वॉरेन बफे किसी व्यवसाय विशेष की मजबूती का आकलन करने के लिए दो अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। पहली, वे मालिक की कमाई कहते हैं। यह भारत के पुराने मारवाड़ी परिवारों की पड़ता पद्धति से बहुत हटकर नहीं है। यह उसके समतुल्य है जिसे मेरी बहन अपनी वार्टन स्नातक की वित्त कक्षा में नकदी का मुक्त प्रवाह कहेंगी। मालिक की आय, निवल लाभ जैसी सैद्धांतिक लाभ लागत ऋण पूंजीगत खर्च है। दूसरे शब्दों में, यह वह धन है जो धारकों को व्यापार से प्रयोग के लिए मिलता है। जाहिर है कि मालिक की कमाई जितनी अधिक होगी, वह व्यवसाय निवेश के लिए उतना ही बेहतर होगा। दूसरी अवधारणा जिस पर वॉरेन बफे ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, वह लीवरेज या उठान शक्ति है। यह उधार से उपलब्ध होती है। वॉरेन बफे उस व्यापार को तरजीह देते हैं जो बिना बहुत अधिक कर्ज के इक्विटी पर उचित लाभ दे। जोखिम का सीधा संबंध उधार लेने से है। अगर दो व्यापार एक जैसा लाभ कमाते हैं और पहले व्यापार की लीवरेज कम है, तो उनकी समझ बताती है कि वह श्रेष्ठ है। फिर भी हैरानी है कि कैसे लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते। वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी इक्विटी का 50 गुना तक उधार ले रहे हैं। पहला सवाल जो मेरे मन में कौंधा वह था, यह कौन था जो इतनी कम इक्विटी पर इतना बड़ा उधार दे रहा था। उधार देने वाले क्यों नहीं समझ रहे थे कि वे बहुत अधिक रकम उधार में दे रहे हैं और हो सकता है कि उनके ऋण चुकाए न जा सके। शेयर धारक इतना अधिक उधार क्यों ले रहे थे जो उनके व्यापार को तबाह कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात जो मैं समझता था वह यह थी कि अच्छे वक्तों में लीवरेज से लाभ बढ़ता है, लेकिन बुरे दौर में तो व्यापार का विनाश कर सकता है। माधव धर बड़े सफल निवेशक हैं। वे अत्यंत सफल अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक के इतिहास में सबसे कम आयु के प्रबंध निदेशकों में रहे हैं। उन्होंने बहुत से बाजारों में निवेश किए हैं और अत्यंत निकटता से देखा है कि उच्च ऋण कितने दुखदायी होते हैं। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि वर्ष 2008 तक की शेयर बाजार में तेजी के दौर में सब यह मान बैठे थे कि
अचल संपत्ति के भाव निरंतर बढ़ते ही रहेंगे। फलस्वरूप बैंक ऐसे ऋणों और बॉन्डों में निवेश करते रहे जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अचल संपत्ति से संबंधित थे। इनमें से कई निवेश सामान्य ऋण न होकर जटिल दस्तावेज थे जिनका मूल्य अचल संपत्ति के मूल्य पर निर्भर था। इसके बाद अपनी बारी में ऋणदाता ने इन बैंकों को ऋण देते चले गए। उनका विचार था कि बैंकों ने जिन बॉन्डों में निवेश किया हुआ है वे चट्टान की तरह ठोस थे और उसका मूल्य केवल बढ़ना ही था। इन परिसंपत्तियों की कीमत बाजार भाव से आकी गई थी। दूसरे शब्दों में इनका वह मूल्य आका गया था जितना अन्य बैंक उनके लिए देने को तैयार थे। जैसा कि बाद में वॉरेन बफे ने स्पष्ट किया कि इन परिसंपत्तियों का मूल्य कल्पित आधार पर आका गया था, क्योंकि प्राय इन परिसंपत्तियों का कोई बाजार भाव था ही नहीं। फिर भी लोगों ने उनका मोल इस आधार पर आका कि उनका मूल्यांकन उनके वित्तीय मॉडल के आधार पर सिद्धांत किस तरह किया जाना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस तरह भविष्यवाणी भ्रम पैदा करती है, इन परिष्कृत वित्तीय मॉडलों ने भी वैसा ही किया। उस समय के तेजी के परिवेश में बैंकों के निवेश का गंभीरतापूर्वक अंतिम मूल्यांकन किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बैंकों के ऋण देने वाले उन्हें बहुत अधिक धन उधार देते गए, कारण कि वे इस विशाल और तेजी से बढ़ते परिसंपत्ति आधार को अपनी सुरक्षा समझ रहे थे। मुझे माधवधर ने बताया कि बैंक आमतौर पर इक्विटी इक्विटी का 10 से 15 गुना तक ऋण लेते हैं, लेकिन वे कई मामलों में 30 और कुछ मामलों में 50 गुना तक उधार लेने में सफल रहे। कुछ देर के लिए तो कल्पना आधारित परिसंपत्तियों की बिना पर उधार की बहुत कम लागत के कारण लाभ अति उत्तम रहे, लेकिन बाजार में थोड़े उलटफेर का नतीजा यह हुआ कि उच्च लिवरेज वाले बैंक दिवालिया होने की स्थिति में आ गए। 6 महीने के अंदर सिटी बैंक के शेयर 99.5% नीचे चले गए। डच बैंक और HSBC का भी ऐसा ही हाल हुआ। अमेरिकी सरकार को सिटी बैंक सरीखे बैंकों को इस संकट से उबारना पड़ा। फलस्वरूप वे सरकारी नियंत्रण वाले बैंक बन गए। जेपी मॉर्गन बैंक ठोस और मजबूत बना रहा। वजह यह थी कि उसने इतनी बड़ी उधार धनराशि के साथ यह खेल खेलने से इनकार कर दिया था। बाजार में तेजी के दिनों में जेपी मॉर्गन के शेयर धारक सोचते होंगे कि यह भी दूसरों की तरह सारी दुनिया को क्यों नहीं जीत रहा है, लेकिन बाद की परीक्षा ने दिखा दिया कि लीवरेज रहित अनुशासित जेपी मॉर्गन अंततः इस खेल में विजयी रहा। आज यह सर्वाधिक सफल व्यावसायिक और निवेशक बैंक है। ऋण सचमुच दुधारी तलवार है। अच्छे वक्तों में यह प्रबंधकों को प्रतिभाशाली दिखा सकता है, लेकिन इसी ऋण के कारण बुरे वक्तों में उनको अपनी नौकरियों से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसी कारण बेंजामिन ग्राहम की सलाह है कि किसी अच्छे प्रबंधन को अधिक ऋण के बिना समुचित धन कमाने में कुशल होना चाहिए। ऊंचे स्तर के ऋण की मदद से गंदे तरीके से ताबड़तोड़ पैसा कमाना कितना ही आकर्षक क्यों न हो, वे इस व्यापार नीति का भी कभी समर्थन नहीं करेंगे। EBIDTA और ROCE को समझना। बेंजामिन ग्राहम का अनुसरण करने वाले जेमन वेग ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का नया संस्करण लिखा है। उनका कहना है कि परंपरागत वित्तीय विशेषताएं जिनका कि विश्लेषक प्रयोग करते हैं उनको गुमराह कर सकती है। अपने विवरण में उन्होंने मालिक की कमाई और लीवरेज की धारणाओं से आगे की बात की है। इस संदर्भ में उन्होंने दो नए और उच्चारण में कई शब्दों में EBIDTA और ROCE का प्रयोग किया है। मेरे जैसे नौसिखिए के लिए तो अवधारणा के रूप में ये और भी कठिन है। कुछ दिनों बाद मैंने अपने पिता से पूछा कि आखिर इस रॉकेट विज्ञान का मतलब क्या है। जो कुछ मैंने समझा वह यानी EBIDTA था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड एडजस्टमेंट्स। यह किसी भी व्यवसाय के मुख्य संचालन से होने वाला लाभ था। यह पैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भिन्न था, जिसका कि अधिकतर विश्लेषक प्रयोग करना पसंद करते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने पिछले साल बही खाता और वित्तीय विवरण को कैसे समझा जाता है इसके बारे में मेरे पिता के कार्यालय में कुछ कक्षाओं में भाग लिया था। इसलिए मेरे पिता क्या कह रहे थे उसकी अवधारणा को मैं समझ रहा था। मैं समझ गया था कि एक सशक्त EBIDTA सदा एक सशक्त पैठ देगा। अगर कंपनी का EBIDTA सशक्त है और किसी अपरिहार्य कारणों से उसने बहुत अधिक अल्पकालिक ऋण ले लिया है तो इक्विटी डालने से ऋण अदायगी की समस्या आसानी से हल की जा सकती है।
मैंने यह भी समझा कि ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कोई कंपनी इक्विटी और ऋण स्रोतों से उपलब्ध कुल प्रयुक्त धन से कितना लाभ कमाती है। सशक्त ROCE अच्छे निवेश के लिए एक पूर्व शर्त है। ROC यह मापने का पैमाना है कि किसी व्यवसाय का संचालन कितनी कुशलता से हो रहा है। लोग अक्सर ROC या रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, जो गुमराह कर सकती है। एक औसत दर्जे का ROCE ऋण की कम लागत के कारण अच्छा ROE दिखा सकता है। सशक्त ROE का अर्थ यह होता है कि कंपनी जितने धन का उपयोग कर रही है उसके अनुपात में उसका लाभ का मार्जिन अच्छा है। यह निश्चय ही एक सशक्त ROCE प्रदान करेगा। जबकि सशक्त ROE का अर्थ हमेशा यह नहीं हो सकता कि व्यवसाय का सशक्त संचालन हो रहा है। कुछ मामलों में संचालन मध्यम दर्जे का हो सकता है, उसका ROCE अपेक्षाकृत निम्न स्तर का हो सकता है। इसके बावजूद ROCE निवेशकों को इस भ्रम में डाल सकता है कि वे विश्वास कर ले कि व्यवसाय सशक्त है। पिताजी के साथ मेरी चर्चा से बफे के वित्तीय विवरण को भली भांति समझने का महत्व और भी मजबूत हुआ। अब मेरे पास दो नई अवधारणाएं थी, EBIDTA और ROCE। ये सामान्य वित्तीय विश्लेषण की अपेक्षा किसी कंपनी के प्रमुख व्यवसाय का बेहतर मूल्यांकन करने में सहायक सिद्ध हो सकती थी। उसके बाद मेरे पिता ने मुझे एक पुस्तक हाउ टू रीड ए बैलेंस शीट दी। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय जिनेवा द्वारा प्रायोजित है। यह आम लोगों के लिए लेखा की धारणाओं की सहज सरल व्याख्या करती है। मैं आजकल इसका अध्ययन कर रहा हूँ। वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां। वित्तीय विवरण के बारे में बेंजामिन ग्राहम एक और बात कहते हैं, वह यह है, वित्तीय विवरण की टिप्पणी को ध्यान से पढ़ें। उनका कहना है कि हैरानी की बात यह है कि इन टिप्पणियों में कितनी मूल्यवान जानकारी होती है, फिर भी बहुत कम लोग इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। ये टिप्पणियां आपको बता सकती है कि शेयर के विकल्प और वारंट किस तरह शेयर धारकों की कमाई को कम कर सकते हैं। इनका बड़ा जबरदस्त प्रस्ताव होता है, फिर भी इनका संपूर्ण विश्लेषण नहीं किया जाता। इसी तरह से इन टिप्पणियों में कंपनियों द्वारा किए गए पहले के खर्च और समायोजन की व्याख्या मिलती है। अगर आप टिप्पणियों को पढ़ें तो आसानी से समझ सकते हैं कि वे वास्तविक पहले के खर्च हैं या लेखा की बाजीगरी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में विस्तार से बताया गया है कि आप वित्तीय विवरण और टिप्पणियों को ब्यौरेवार कैसे पढ़ें ताकि सारी तस्वीर साफ हो जाए। 90 के दशक के अंत में एनरॉन और वर्ल्डकॉम में जो लेखा घोटाला हुआ था, मैं उस जेसन वेग की टिप्पणी पढ़ रहा था। उसका कहना था कि 40 के दशक में ग्राहम ने जो अंतर्दृष्टि प्रदान की थी, यदि निवेशकों ने उसका अनुसरण करते हुए वित्तीय विवरण को ध्यान से पढ़ा होता तो घोटाले का पता चलने से बरसों पहले ही खतरे का पता चल जाता। हालांकि ऐसा लगता है कि इन कंपनियों को लेकर उत्साह इतना मजबूत था कि निवेशकों ने कठिन प्रश्न पूछे ही नहीं। उन्होंने अनुशासन की अवहेलना की और शेयर बाजार में जोरदार तेजी को देखते हुए वित्तीय विवरण का बॉन्ड सदृश ब्यौरेवार विश्लेषण नहीं किया गया। अतिरिक्त नकदी का विवरण। वॉरेन बफे उन कंपनियों को वरीयता देते हैं जो अपनी विवेकानुसार उपयोग में न आने वाली नकदी का विवरण करती हैं। उनके विचार में अक्सर कंपनियां नकदी का विवरण करने के बजाय अपने पास रखे रहती हैं, हालांकि उनके पास इस बात का कोई समुचित अनुमान नहीं होता कि इसका उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने में कैसे करेंगी। कभी कभी तथाकथित संस्थागत अनिवार्यता अपनी भूमिका अदा करती है। भरपूर नकदी होने पर अच्छी कंपनियां भी उसका समझदारी से उपयोग करने का अनुशासन खो बैठती हैं। वे आय वृद्धि, लाभ वृद्धि, बाजार में अपने हिस्से के पीछे लग जाती है, बजाय इसके कि नियोजित निवेश पर होने वाली आय पर ध्यान केंद्रित करें, जिसकी अंततः शेयर धारक इच्छा रखते हैं। इसलिए वे उन कंपनियों को वरीयता देते हैं जो अपनी आय के संदर्भ में उच्च लाभांश देती है। विरोधाभास यह है कि बर्कशायर हैथवे किसी प्रकार के लाभांश का कतई विवरण नहीं करती। वॉरेन बफे का मानना है कि उनकी कंपनी अपने धन को बेहतर तरीके से कई गुना बढ़ा सकती है। किले और खाइयां। ग्राहम बफे अक्सर ठोस बाजार स्थितियां वाले व्यवसाय को जिनमें कि निवेश करना पसंद करते हैं, वर्णन करने के लिए किले और खाइयों के रूपक का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना होता है कि किसी प्रकार के गिर्द कितनी बड़ी सुरक्षात्मक खाई है। कोई बड़ा सा किला हो और उसके चारों ओर मगरमच्छों से भरी पड़ी सी सुरक्षा खाई हो। उनकी राय में व्यवसाय की विशेषताएं
प्रबंधकों की कुशलता से कहीं अधिक महत्व रखती है। अंत में वह कहते हैं, प्रबंधन का एक अच्छा लेखा जोखा जिसका आकलन आर्थिक लाभ से किया गया हो वह यह है कि जिस व्यवसाय की नौका में आप सवार हुए हैं, इसकी तुलना में कहीं अधिक महत्व रखता है कि उसे कितनी कुशलता से आप खे रहे हैं। यह उन्होंने बर्कशायर के कपड़ा व्यवसाय से सीखा, जहां प्रबंधन ने नाव को अधिक से अधिक परिश्रम से खेने का प्रयास किया, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। अंततः उन्हें वह व्यापार बंद करना पड़ा। जिन उद्योगों में वे निवेश करते हैं, बफे उनकी विशेषताओं पर बहुत ध्यान देते हैं, उनमें लाभ कमाना कितना सरल है और उस उद्योग में उच्च लाभ कितने सतत रहेंगे। उन्हें वृद्धि की चिंता कम रहती है। लाभदायक निवेश का उनका फॉर्मूला बड़ा सरल है। पूंजी की कम आवश्यकता, नकदी का मुक्त प्रवाह जो वृद्धि के लिए धन उपलब्ध करा सके और वितरित किया जा सके, वे इन्हें फ्रेंचाइजी व्यवसाय कहते हैं।